लोनजाइनस की उदात्तता संबंधी अवधारणा। भूमिका। लोनजाइनस के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। लोनगिनुस जन्म से यूनानी थे। उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोनगिनुस के प्रसिद्ध ग्रंथ पेरीहुप्सूस, जिसका प्रकाशन 1554 में रोबेर्तेल्लो ने किया, इसके कई अनुवाद मिलते हैं, यथा हाइट ऑफ इलोक्वेंस, वाणी की पराकाष्ठा 1662, लाफ्टीनेस और एलिगेंसी ऑफ स्पीच, भाषा का लालित्य या उत्तुंगता आदि। इसी के अनुरूप हिंदी में काव्य में उदात्त तत्व डॉक्टर नगेंद्र एवं नैमिचंद जैन की पुस्तकों में भी मिलती है। पेरीहुप्सूस पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है, जो लोनगिनुस का मित्र या शिष्य रहा होगा। वस्तुतः पुनर्जागरण युग में 16वीं सदी में जब पहली बार पेरीहुप्सूस कृति सामने आई, तब यह मत प्रचलित हुआ कि लोनजाइनस शास्त्रवाद से प्रभावित 3वीं सदी में पाल्चीरा की महारानी जेनोविया के अत्यंत विश्वासपात्र यूनानी मंत्री थे, जिन्हें बाद में महारानी के लिए मृत्यु का वरण करना पड़ा। 1928 में स्कॉट जेम्स ने इस मत को पुनः स्थापित करते हुए उन्हें पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। पश्चिम में लोनजाइनस से पूर्व काव्यशास्त्रीय चिंतन की एक सुदृढ़ परंपरा का विकास प्लेटो तथा अरस्तु से ही माना जाता है। लोनजाइनस ने इन दोनों की अवधारणाओं को आत्मसात करके एक नए काव्यशास्त्रीय विचार प्रस्तुत किए, जहां प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक, अरस्तु के लिए विरेचक, वहीं लोनजाइनस के लिए उदात्त था। उनकी यह अवधारणा इतनी युगांतकारी सिद्ध हुई कि आगे चलकर उसे शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, आधुनिकतावाद और यथार्थवाद से जोड़कर देखा गया। लोनजाइनस से पूर्व काव्य की महत्ता दो रूपों में मूल्यांकित की जाती थी, एक शिक्षा प्रदान करना, दो आनंद प्रदान करना। एरिस्टोफेनिस सुधारवाद का पक्षधर था और होमर मनोरंजन का। अतः साहित्य काव्य और गद्य दोनों का आधार था। टू इंस्ट्रक्ट, टू डिलाइट, टू परसुएड, अर्थात शिक्षा देना, आह्लादित करना और प्रोत्साहित करना। उस समय तक काव्य में अलंकारिक, चमत्कारिक और आडंबरपूर्ण भाषा शैली को महत्व दिया गया था, भाव तत्व को नहीं। लोनजाइनस ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया। लोनजाइनस का उदात्त तत्व। लोनजाइनस ने उदात्त तत्व की स्वतंत्र एवं व्यापक व्याख्या नहीं की है, उसे एक स्वतः स्पष्ट तथ्य मानकर छोड़ दिया है। उनका मत है कि उदात्तता साहित्य के सब गुणों में महान है। ये वो गुण है जो अन्य छोटी मोटी त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लोनगिनुस कहते हैं, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही औदात्य है। Sublimity is always an eminence and excellence in language। या उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यही वह साधन है जिसकी सहायता से महान कवियों या इतिहासकारों ने ख्याति और कीर्ति अर्जित की है। उनका कहना है कि उदात्त का प्रभाव श्रोताओं के अनुनंद मनोरंजन पर्सुएशन में नहीं, बल्कि सम्मोहन एंट्रांसमेंट में दृष्टिगोचर होता है। जो केवल हमारा मनोरंजन करता है, उसकी अपेक्षा वह निश्चय ही अधिक श्रेष्ठ है, जो हमें विस्मित कर सर्वदा और सर्वथा सम्मोहित कर लेता है। अनुनंद मनोरंजन हमारे अधिकार की चीज है, अर्थात अनुनीत मनोरंजित होना या न होना हमारे हाथ में है, किंतु उदात्त तो प्रत्येक श्रोता को अप्रतिरोध्य शक्ति इरेजिस्टिबल फोर्स से प्रभावित कर अपने वश में कर लेता है। सर्जनात्मक कौशल और वस्तु विन्यास पूरी रचना में आद्य अंत वर्तमान रहते हैं और क्रमशः शनैः शनैः पर उभरते हैं, किंतु बिजली की कौंध की तरह सही समय पर उदात्त की एक कौंध पूरे विषय को उद्भासित कर देती है। वे कहते हैं कि कला में उदात्त किसी विशेष भाव या विचार के कारण नहीं, बल्कि अनेक विरुद्धों के सामंजस्य अथवा भावों के संघात से उत्पन्न होता है। लोनगिनुस उदात्त की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उसके साथ ज्ञान व्युत्पत्ति को भी आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं, उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उसकी सृष्टि संभव है। उदात्त तत्व के स्रोत। लोनजाइनस ने उदात्त तत्व के विवेचन में 5 तत्वों को आवश्यक ठहराया है। 1 विचार की महत्ता, 2 भाव की तीव्रता, 3 अलंकार का समुचित प्रयोग, 4 उत्कृष्ट भाषा, 5 रचना की गरिमा। इनमें से प्रथम 2 जन्मजात अंतरंग पक्ष तथा शेष 3 कलागत बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं।
उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन तत्वों का भी उल्लेख किया है जो औदात्य के विरोधी हैं। इस प्रकार उनके उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष हो जाते हैं, 1 अंतर तत्व, 2 बहिरंग तत्व, 3 विरोधी तत्व। विचार की महत्ता। लोनजाइनस उदात्त के तत्वों में विचार की महत्ता का सबसे प्रमुख स्थान देते हैं। विचार की महत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक वक्ता या लेखक की आत्मा भी महान न हो। वे कहते हैं औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। महान आत्मा का अर्थ व्यक्ति के चरित्र, आचार, व्यवहार सभी महान हों। इसके लिए प्राचीन श्रेष्ठ रचनाओं का ज्ञान आवश्यक है। उत्तम आदर्शों के अनुकरण से अनुकर्ता का पथ प्रशस्त तथा आलोकित होता है। अनुकरण बाहरी नकल मात्र नहीं है, बल्कि पूर्वजों की दिव्य भव्यता को अपने में समाहित करने का प्रयास है। वो उदात्त विचारों के लिए कल्पना और प्राचीन काव्यानुशीलन को आवश्यक मानते हैं। वह श्रेष्ठ रचना के लिए उसके विषय का विस्तारपूर्ण होना आवश्यक समझते हैं। उनका मत है कि विषय में ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए तथा ईश्वर का सा ऐश्वर्य और वैभव भी। भाव की तीव्रता। पेरिहुप्सूस के विभिन्न प्रसंगों में लोंगिनुस के कथनों से ज्ञात होता है कि उदात्त के लिए वे भाव की तीव्रता या प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। भाव की तीव्रता के कारण ही वे होमर के इलियट को ओडिसी से श्रेष्ठ बताते हैं। भाव की भव्यता में भाव की सत्यता भी अंतर्भूत है। इसलिए लोंगिनुस भाव के अतिरेक से बचने की राय देते हैं, जिससे भाव अविश्वसनीय असत्य न हो जाए। अविश्वसनीयता आह्लाद में बाधक बनाती है। ध्यान में रखने की दूसरी चीज, भाव का प्रयोग उचित स्थल पर होनी चाहिए। लोंगिनुस अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हैं, मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। वो भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है और उसे दिव्य अंतःप्रेरणा से समुच्छ्वासित कर देता है। अलंकार का समुचित प्रयोग। लोनजाइनस ने अलंकार का संबंध मनोविज्ञान से जोड़ा और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को व्यक्त करने के निमित्त ही अलंकारों को उपयोगी ठहराया। केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग उन्हें मान्य न था। वह अलंकार को तभी उपयोगी मानते थे जब वह जहां प्रयुक्त हुआ है वहां अर्थ को उत्कर्ष प्रदान करे, लेखक के भावावेग से उत्पन्न हुआ हो, पाठक को आनंद प्रदान करे, उसे केवल चमत्कृत न करे। भाव यदि अलंकार के अनुरूप नहीं है तो कविता कामिनी का श्रृंगार न कर उसका बोझ बन जाएगा। वे कहते हैं प्रत्येक वाक्य में अलंकार की झनकार व्यर्थ का आडंबर होगा। इसलिए अलंकारों का प्रयोग वहीं होना चाहिए जहां आवश्यक हो और उचित हो। आगे वे कहते हैं कि भव्यता के आलोक में अलंकारों को उसी तरह छिप जाना चाहिए जैसे सूर्य के आगे आसपास के मध्यम प्रकाश छिप जाते हैं। उत्कृष्ट भाषा। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत लोनजाइनस ने शब्द चयन और भाषा सज्जा को लिया है। उन्होंने विचार और पद विन्यास को एक दूसरे के आश्रित माना है, अतः उदात्त विचार क्षुद्र या साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त न होकर गरिमामयी भाषा में ही अभिव्यक्त हो सकते हैं। तुच्छ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्दावली वैसे ही अनुप्रयुक्त होती है जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह पर रखा विशाल मुखौटा। लोनजाइनस का मानना है कि सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। ये तभी संभव है जब उचित स्थान, उचित प्रसंग में उचित शब्दों का प्रयोग हो। रचना की गरिमा। उदात्त का पंचम स्रोत है रचना की गरिमा, जिसका लक्षण है उचित क्रम में शब्दों का विन्यास। वे कहते हैं जिस तरह अंग अलग अलग रहकर शोभाजनक नहीं होते, अपने अपने स्थान पर आनुपातिक रूप से जुड़कर ही वे सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। यही स्थिति उदात्त के निष्पादक तत्वों की भी है। कैसे विचार के साथ कैसे भाव का मिश्रण उचित होगा, उसमें कौन से अलंकार उपयुक्त होंगे, किस तरह के पद किस क्रम से विन्यस्त होकर अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न करेंगे, इन बातों का ठीक ठाक आकलन किए बिना रचना में गरिमा नहीं आ सकती। उनकी दृष्टि में रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य, जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। उदात्त के विरोधी तत्व। लोनजाइनस ने उदात्त शैली के विरोधी तत्वों की चर्चा भी उदात्त के तत्वों के साथ ही की है। वे कहते हैं कि रुचिहीन, वाक्स्फीति, भावाडंबर, शब्दाडंबर आदि उदात्त विरोधी हैं।
लेखक अशक्तता और शुष्कता से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर के शिकार हो जाते हैं। शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वो उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। बालिशता बचकानापन भव्यता का विलोम है। ये दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक या भड़कादार बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है केवल कृत्रिमता और प्रदर्शन प्रियता। भावांडबर या मिथ्या भाव तीसरा दोष है। जहाँ भाव के बदले संयम की आवश्यकता है, वहाँ जब लेखक भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति में प्रवृत्त होता है तो भावाडंबर आ जाता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि उदात्त का विश्लेषण और समग्र विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र में उतना नहीं जितना लोंजाइनस के पेरी इप्सुस में। उसकी सबसे बड़ी देन यह है कि उसने दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना है, क्योंकि महान कृति में ही दोषों की संभावना हो सकती है।